मोदी सरकार ने अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा तैयार कर लिया है। ये नया बिल विफाकी ढांचा और अदलिया को बाईपास कर देगा। ये सियासी इंतकाम और इंतखाबी बयानिया बनाने के लिए नया फार्मूला तरतीब दिया जा रहा है। आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ का कोई जिक्र नहीं किया। वो फर्द हो या इदारा, जिसने भी साजिश की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी बनाई गई है। कोई ऐसा केस बताएं जिसमें साजिश हुई हो और जमानत भी मुस्तरद हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया में कोई भी सियासी जमात हो, वो बयानिया बनाए बगैर अवाम में नहीं जाती वोट हासिल करने के लिए। अब मोदी सरकार बीजेपी की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास अब कौन सा बयानिया रह गया है, या आने वाले इलेक्शन में वो कौन सा बयानिया बनाएगी अवाम से वोट हासिल करने के लिए। खासकर पहले जिस तरह पाकिस्तान के साथ सरहदों के साथ छेड़छाड़ करके, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके वो जनाब बयानिया बना के अवाम से वोट हासिल करते थे, अब उनके पास कौन सा बयानिया है, आने वाले वक्त में कौन सी वो स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत हो गई है। ये खबर आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये पाकिस्तान के मुतालिक भी है, इंडिया के मुतालिक, दोनों के लिए है ये। अच्छा, आगे जनाब हम बात करेंगे इमरान खान की जो जमानत हुई है उसमें किन वजूहात की बुनियाद पे जमानत हुई है। हम केसेस की मजीद डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ वजूहात को सामने रखेंगे। टेक्निकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए और मेरे लिए। इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे DGISPR ने सुहेल वड़ाइच के कालम की खुलेआम तरदीद कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुतालिक जो बातें की हैं सुहेल वड़ैच साहब ने, और इमरान खान के मुतालिक माफी तलाफी, सियासी मसलहत और इन चीजों के मुतालिक उसकी बाकायदा तौर पे तरदीद सामने आ गई है। सबसे पहले हम इंडिया का रुख करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज से हम जैसे ही हम आगाज करते हैं, आज भी हम वैसे ही हम आगाज करने लगे हैं। मोदी सरकार ने अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा तैयार कर लिया है। अब ये खबर कहां से आई है? अब जनाब ये इंडिया के अंदर से खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 130वीं तरमीम के तहत 130वीं तरमीम आइन में जो तरमीम होती है, जिस तरह पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम चल रही है, अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। इंडिया में 130वीं तरमीम की बातें चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 130वीं तरमीम के तहत वजीर आजम, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दहली हुकूमत के वज़रा हटाए जा सकेंगे अगर कोई रहनुमा 30 दिन मुसलसल 5 बरस या जायद सजा के मुकदमे में गिरफ्तार रहे तो उसे हटाने का इख्तियार होगा। अलबत्ता तरमीम के तहत रिहाई के बाद दोबारा चुनाव का रास्ता खुला रहेगा। अब जनाब ये उस जगह पे भी ये कानून लागू होगा, ये जनाब बिल लागू होगा जहां पर मरकज की हुकूमत नहीं होगी। ये अब इसकी मजीद तफसीलात में हम जाते हैं। बेसिकली ये बिल कहां से आया है? जम्मू और कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक ये बिल पास किया गया है और इसके तहत जनाब इसमें कुछ और शिक भी इसमें ऐड की, उसमें शामिल की गई हैं, जिसके अंदर जनाब बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर की, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। उस पे ऊपर भी ये बिल लागू होगा। अब जनाब उसमें जो अपोजिशन है उसकी बड़ी चीखो पुकार सामने आई है। उसमें जो मेन जो बयानात है वो आपके सामने हम रखने लगे हैं। अपोजिशन का कहना है कि तरमीमी बिलों का FIR और चार्जशीट के मरहले पर सियासी इंतकाम में इस्तेमाल होने का खदशा है। साफ ज़ाहिर है किसी को वो होगी, कैद होगी तो उसके पीछे कोई मुकदमा होगा। मुकदमे से पहले कोई FIR का दर्ज होना बड़ा जरूरी है। अब FIR का जो इंदराज है वो सियासी और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुखालिफिन है उनके खिलाफ। हम जनाब पहले ही वो जो मुखालफत सामने आई है उसको सिर्फ सामने रखते हैं। असदुद्दीन अवैसी जो मुस्लिम वहां पर वो जो है रहनुमा है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये गैर आईनी बिल बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर इंतजामी इदारों को जज और जलाद बनने का मौका देगा। महवा मोइत्रा ने कहा है कि ये भारतीय जमहूरियत का सयाह दिन है। नया बिल विफाकी ढांचे और अदलिया दोनों को बाईपास कर सकता है। जबकि अभिषेक सिंघवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात में शिकस्त न दे सकने पर अपोजिशन को हटाने का आसान तरीका और जानिबदार इदारों के जरिए गिरफ्तारियां करना है। अब इलेक्शन में शिकस्त तो नहीं दे सकते। इंडियन अलायंस खासकर जो बनाया गया है, अब उसको पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ करने का एक जनाब तरीका होता था कि जंग के जरिए जनाब हम अपना बयानिया बिल्ड करते थे, वो भी अब तरीका, उसका रास्ता भी तकरीबन बंद हो चुका है। अब इसका सबूत ये है कि क्योंकि जो राहत इंदौरी हैं, इंडिया के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका भी एक शेर बड़ा ज़माना मशहूर उनका एक शेर था कि सरहदों पर कोई तनाव है क्या, जरा जाके देखो कोई चुनाव है क्या। मतलब ये है कि सरहदों पर जब तनाव आता है, मतलब ये है कि उस वक्त इंडिया के अंदर कोई चुनाव चल रहा होता है, कोई इलेक्शन चल रहे होते
ہوتے ہیں. اب بی جے پی نئی قانون سازی کو مخالف آوازیں دبانے کا ہتھیار بنا رہی ہے. یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے جناب یہ وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں. اس میں اکھلیش یادو صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں مودی سرکار میں نہیں وہاں ترمیمی بلوں کے تحت اپوزیشن کو نشانہ بنایا جائے گا. مطلب مودی سرکار جہاں نہیں بھی ہوگی وہاں ان بلوں کے ذریعے وہاں پر جو دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, اگر اس میں جناب عام آدمی پارٹی ہے یا کانگریس ہے یا جو بھی جماعتیں ہوں گی, ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو دبایا جائے گا. اس کا جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا کا نیا فارمولہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوگا. جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی جناب یہ سارا کچھ اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جائے گی. اب ہم جناب آگے بڑھتے ہیں. یہ انڈیا سے بڑی اہم ترین خبر سامنے ہے. پاکستان میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, خاص کر کسی جماعت کو جناب اس کا جناب جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا جاتا ہے, یا اس کے جناب مختلف جو سیاسی نمائندے ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے ایسے جو کامن گراؤنڈس ہیں جس کے اوپر دونوں ممالک آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان میں جناب کچھ دو تین دن پہلے ایک بڑی سیاسی ہلچل سامنے آئی تھی جب برسلز میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وہاں پر کچھ پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس سے جناب انہیں خطاب بھی کیا تھا, ان سے ملے بھی تھے. اور اسی کمیونٹی میں پاکستان سے گئے ہوئے جناب سہیل وڑیچ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ وہاں گئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جناب کوئی ملاقات کرنے کے بعد کچھ بیانات دیے اور اس پہ ایک کالم بھی لکھا ہے کہ جناب دل سے اگر معافی مانگی جائے. چیف مبینہ طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ کہا تھا اگر دل سے معافی مانگی جائے تو یہ معافی قابل قبول ہوگی, اور یہ ایک لائن کو پکڑ کے جناب پورا انہوں نے کالم بھی لکھا ہے. اور 2-3 دن کے بعد جناب DGISPR نے باقاعدہ طور پہ یہ جو انہوں نے جو خبریں منسوب کی ہیں چیف مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ سہیل وڑیچ صاحب نے, ان کی باقاعدہ طور پہ تردید کی ہے, اور وہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے ترجمان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے برسلز میں کسی قسم کا انٹرویو نہیں دیا گیا, اور نہ ہی آرمی چیف نے تحریک انصاف اور بانی PTI کا کوئی ذکر تک کیا ہے. DGISPR نے کہا کہ سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. برسلز میں سہیل وڑیچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی. ان کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. مطلب جنگ اور جیو جو گروپ ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس ادارے نے یہ انٹرویو چھاپا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. DGISPR نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ مطلب جنگ اور جیو کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خبر چھاپی گئی ہے اس کی پہلے کوئی اس کی جناب کوئی وہ کر لیتے, اس کی کوئی تصدیق ہی کر لیتے اس کو چھاپنے سے پہلے. واضح رہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اقدام ہے یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ فوج کا 9 مئی کے واقعات پر موقف پہلے دن سے ایک ہی ہے, اس میں ملوث ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ سہیل وڑیچ کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی, تاہم PTI کا کوئی ذکر تک نہیں ہوا اور نہ ہی معافی تلافی کی کوئی بات سامنے آئی ہے. اب یہ جناب ایک مرتبہ پھر جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ اس میں سے ہوا نکل گئی ہے. اب اس میں بالکل خاموشی اس میں آ گئی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو صحافتی حلقے ہیں وہ سہیل وڑیچ صاحب کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سچ بات کی ہے اور اسی وجہ سے جناب مقتدرہ ہے وہ اس نے اس بات کی تردید کر دی ہے, کیونکہ اس کے اوپر جناب اندرونی طور پہ ان کا جو بیانیہ ہے مقتدرہ کا اس کو جناب یہ جو کالم ہے یا یہ جو بیانات ہیں وہ اس کو افیکٹ کر رہے تھے مبینہ طور پر. اب کل کے ولاگ میں ہم اس کی مزید تفصیلات بھی ہم سامنے رکھیں گے. مختلف جو کالم لکھے گئے ہیں سہیل وڑیچ صاحب کے حق میں وہ اس کے اوپر ہم کل ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہم نے آپ سے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی جو بیل ہوئی ہے وہ کن گراؤنڈز پہ ہوئی ہے. اب 9 میں سے 8 مقدمات میں ان کی جو بیل ہوئی ہے اب وہ اس کا کوئی جو خاص موقع ہے, خاص کر یہ جو DGISPR کا بیان آیا ہے اور برسلز کا یہ جو ایک گیٹ سامنے آیا ہے, اب اس کے بعد جناب ایک دم سے جناب ان کو بیل بھی مل گئی ہے. تو ایک مرتبہ پھر جناب وہ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کی وہ جناب تحریک انصاف
इंसाफ की वो जो गेम है वो बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर पुरुम्मीद नज़र आना शुरू हो गई है कि उन्हें कहीं ना कहीं से उन्हें इंसाफ की जो उम्मीद थी वो इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। अब जनाब चीफ़ जस्टिस ने इसी दौरान ये जो समाअत हुई है, वो जो बेल जो हुई है, उसी दौरान जनाब चीफ़ जस्टिस और वहाँ जो बेंच था उन्होंने जो हुकूमती वो जो होता है वो थे वकील थे जिसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं या इस्तगासा कहते हैं, उनसे कुछ सवालात किए हैं। उन 2 सवालात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको बेल दे दी है इमरान खान साहब को। अच्छा, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बेसिकली एक फ़ैसला दिया था कि ज़मानत वो फ़ैसला उसमें बड़े शकों व शुबहात थे, उसमें लूप होल्स थे, उसमें वो हम भी आपके सामने रखने लगे हैं। वो ये था कि जनाब इन्होंने अपील की थी, अपील के फ़ैसले में फ़ाइनल फाइंडिंग्स नहीं दी जाती, फ़ाइनल जनाब कोई कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं दी जाती, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो केस है वो चल रहा होता है और उनको ज़मानती जनाब वो बेल बिफोर अरेस्ट जिसको BBA कहते हैं वो जनाब दी जाती है। उसके अंदर जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे डायरेक्ट बयानात दे दिए थे, उनने बाकायदा तौर पे मुजरिम मतलब डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी उन्हें नलीफाई कर दिया है। अच्छा, पहला सवाल उन्हें किया, चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया है प्रोसिक्यूटर से, क्या ज़मानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? मतलब उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तरफ उन्हें वो दिया है, इशारा दिया है। अच्छा, दूसरा सवाल उन्हें जो किया है, उन्होंने कहा कि माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान को ज़मानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? बहुत सारे जो केसेस हैं उनके ऊपर जनाब 3-4 उन्हें मेन केसेस का उन्हें हवाला दिया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे उसमें ज़मानत दी है। अब इमरान खान साहब भी उस दिन जनाब उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये साजिश बनाई है, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उन्होंने उस साजिश को जनाब एग्जीक्यूट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया है और इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की है और इस बगावत को जनाब वो पनपने वाले और इस बगावत का जनाब वो हैं मुहर्रिक हैं मेन, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। ये हुकूमती हलकों के बगौर और जो उनके ख़िलाफ़ जो केस दर्ज करने वाले हैं उनके बगौर। अच्छा, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केसेस में ज़मानत मुस्तरद होने के फ़ैसले पढ़ कर आएँ। मतलब यह है कि हमने कोई भी साजिश के मुतालिक जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है, अपील आई है, वो हमने मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और ज़मानत मुस्तरद हुई हो? चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुताल्लिक केस आए उनमें ज़मानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्ज़ामात के 3 केसेस में ज़मानतें मंजूर की हैं। अपने केस को साजिश से मुताल्लिक दीगर केसेस से अलग साबित करें कि जनाब ये साजिश हुई है या ये बंदा जो है या ये जो मेन जो मुलजिम है या जो मुजरिम है बेसिकली डिक्लेयर किया हुआ है वो ये जो जुर्म हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, जुर्म हुआ है। ये जो कोर कमांडर हाउस में जिसको जलाओ घेराव है 9 मई के अंदर जो भी वाक़यात हुए हैं, क्या ये जो बंदा है साबित किया जाए कि ये जो बंदा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मतलब बानी तहरीक इंसाफ, वो इस साजिश में डायरेक्ट मुलव्विस हैं या उनने कोई अहकामात जारी किए या उन्होंने कोई जनाब डायरेक्ट उन्होंने वो उसको उस दिन ख़ास कर, क्योंकि उस दिन तो वो गिरफ़्तार उनको किया गया था, वो जेल में थे, वो डायरेक्ट इस साजिश में मुलव्विस हूँ। क्योंकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी बाद में वो बयानात आए, जनाब सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद हैं, मॉनिटरिंग की गई है और जनाब उसको बयानात दिन उसे रिकॉर्ड करने के भी लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि मुलजिम इमरान खान से जनाब कोई बयानात रिकॉर्ड किए जाएँ, ख़ासकर पॉलीग्राफिक टेस्ट की उन्हें बात की थी। लेकिन इमरान खान ने वो बयानात देने से या वो बयानात कलम बंद करवाने से इनकार कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।